Okay, let's start now. I don't know how many of you are present. Okay, so are you all available now? Let's see. In the last two classes, we have seen the examples of basic verb. Basic verb part 1 and part 2 we already have seen. Now we are going to see basic point like suppose whenever we use verb 4 at any condition, what will be the rule of that? Okay, so generally I will tell you where to use verb for and what are the complete uses, what are the different uses, and where do we use verb for in different places. Okay, so that we will understand today. Okay, let's see. Suppose I told you about verb. चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। हाँ, मैंने कहा वर्ब फोर और आप सबको पता है कि वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी का लगाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है गो, अगर गो के साथ हम आईएनजी लगा दें तो होता है गोइंग। समझिएगा, थोड़ा आसानी से इसको समझने का कोशिश करते हैं, राइट। अब सवाल ये है कि सर गोइंग जो है उसको हम नाम में क्या कहेंगे? क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है? हाँ, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को समझना हो तो आप दूसरे सेंस में इसे आप लोग पार्टिसिपल के तौर पर कहेंगे, या फिर सर क्या ये जेरंड का फॉर्म है, राइट। ध्यान में रखिएगा ये चार नाम के तौर पर हम इसे यूज करते हैं। जनरली आपको समझना है कि सर वर्ब फोर जो है उसे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात करें तो ये वर्ब फोर जो है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वर्ब फोर जो है, इसके यूजेस अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात आएगी यहाँ पर कि नाउन, थोड़ा समझिएगा, नाउन, ठीक है। अब जब हम इसको नाउन बनाएंगे तो डेफिनिट तरीका ये है कि सर ये जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। हाँ, और सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो प्लस किसी भी तरह का वर्ब हो, या इसके बगल में हम लोग जो है वो नाउन का यूज कर दें, हाँ, या फिर हम लोग इसके प्लेस पर एडजेक्टिव फॉर्म का यूज कर दें, या फिर हम लोग अदर वर्ड का यूज कर दें, तो जब कोई सेंटेंस इस फॉर्म को यूज करने वाला हो तो समझ जाएंगे वहां पर कि वो नाउन है। जैसे अगर हम उसे डेफिनेट एग्जांपल से हम देना चाह रहे हैं, जैसे किसी ने सेंटेंस में लिखा कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, थोड़ा समझिएगा, प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब सवाल है यहाँ पर सर प्लेइंग लिखा हुआ है, ये प्लेइंग क्या है? तो सबसे पहली बात, ये प्लेइंग यहाँ पर किसका रोल कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। और आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि एक मैंने नाउन सिखाया था जिसका नाम था डेरिवेशनल नाउन, ना डेरिवेशनल नाउन, मैंने एक वर्ड कहा था, कई बार हमने पढ़ाया भी आप लोगों को, आप सबको याद भी होगा कि डेरिवेशनल नाउन का मतलब होता है, मैंने एक वर्ड कहा था कि डिराइव वर्ड से लिया हुआ ये वर्ड, जिसका मतलब होता है अगर हम ए प्लेस को चेंज करके यानी एक फिगर को चेंज करके बी में चेंज कर दें तो ऐसे सभी वर्ड्स जो है वो डेरिवेटिव हो जाते हैं। फॉर योर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था गो, और हम गो में आईएनजी जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है गोइंग ना। तो ये जो गोइंग है वो हमारा डेरिवेटिव नाउन है। और इसको अगर हम ज्यादा समझते हैं, ये जो डेरिवेटिव नाउन है हमारा यहाँ पर, वो डेरिवेटिव नाउन ही हमारा क्या कहलाता है? नाउन का फॉर्म, यानी इसको दूसरे सेंस में हम कहें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में यहाँ तक दिया रहे, ध्यान में रखिएगा आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जब यहाँ तक दिया रहे और यहाँ फिल करने के लिए कहा जाए वर्ब का रूप, तो वर्ब में कुछ भी दे सकता है, सिर्फ प्ले दे सकता है, सिर्फ प्लेड दे सकता है, फिर प्लेस दे सकता है, और फिर प्लेइंग दे सकता है। आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो प्ले एक वर्ब है इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लेड भी एक वर्ब है इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लेस भी वर्ब है इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो एक डिराइव फॉर्म है वो सिर्फ ये है, यानी कि इस फॉर्म को हम लोग डिराइव भी करते हैं या फिर हम इसे नाउन भी कहते हैं, तो इसका यूज हम बेसिकली यहाँ पर करेंगे। वर्ब फोर का पहला यूज आप सबको समझ में आ गया होगा, जो कि यूज क्या है बाबू? एक नाउन के तौर पर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
डेरिवेशनल नाउन एक बार और समझा दी। चलिए अब देखिए डेरिवेशनल नाउन को मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे आपके एग्जांपल्स के अनुसार से बच्चा, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मैंने क्या कहा, डेरिवेशनल नाउन का मैंने एक वर्ड कहा है कि अगर हम किसी ए पॉइंट से किसी चीज को ड्राइव करके बी पॉइंट पर ले जाते हैं, यानी कि कोई एक वर्ड है जिसको हम ना उसमें कुछ एडिट करके और उसको जो है दूसरे प्लेस के दूसरे तरीके का एक नया फेस दे देते हैं। जैसे यहाँ पर गो लिखा हुआ है, तो गो में हम आईएनजी कर दिए तो गोइंग बन गए। तो ये जो गोइंग वर्ड है वो क्या हुआ, एक नया फेस लेकर के बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव नाउन बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग दूसरे सेंस में ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं, ठीक याद रखिएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो जितना भी वर्ब से बनने वाला नाउन है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्बल नाउन, जितना भी वर्ब से बनने वाला नाउन है, वर्बल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्ब फ्रेज एज नाउन, इसको बहुत तरह से आप जान सकते हैं, वर्ब फ्रेज एज नाउन। हाँ, तो अगर हम इस तरह से कहें या फिर हम लोग इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। आप इनको जानने का अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं नाम को समझने के लिए। ये सब के सब जो है वो यूज होते हैं कहाँ पर, वो यूज होते हैं यहाँ पर। आप देख लीजिए, ये जो फेस मैंने बताया, इस फेस के साथ ये यूज होता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमेशा क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है। बात समझ में आ गया सबको? चलिए, चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने में अगर ज़्यादा समय लगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर इसका दूसरा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये जो वर्ब है, अब हम देखेंगे कि ये वर्ब का रूप कब लेता है। चलिए सब लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसे समझ लिया होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं पॉइंट टू में, यानी कि पॉइंट टू में हमने कहा कि वर्ब फोर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब के तौर पर वो कब होगा। चलिए अभी हमने नाउन के रूप में इसे देख लिया कि नाउन के रूप में इसे यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिटा रहे हैं। किसी को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? एनीवन टू आस्क मी एनी क्वेश्चन? नो वन? हाँ, यस। हाँ, डेरिवेशनल नाउन में हमेशा बिफोर लगता है, ठीक है। चलिए ओके, अब हम लोग आते हैं पॉइंट टू में, ठीक है। मैं इसका जितना भी हम बता रहे हैं हम सब का एग्जाम्पल्स करवाएंगे ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इसका एक्शन नंबर टू, यानी टू में कौन है, इसका वर्ब का रूप है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं एक एक करके इसको समझाता जाऊंगा, इसलिए ना हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि ये मिट ना जाए। एक नाउन है, चलिए अब हमने क्या कहा, दोनों को फिर से देखिए। हाँ, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। नाउन यूज कर लिए, वर्ब में अभी हम यूज कर रहे हैं, फिर हम एडजेक्टिव में चलेंगे, फिर हम जेरंड में करेंगे। अब जैसे ही बात वर्ब की आती है तो हमारे पास एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो बनकर सामने आता है, ठीक है। और कॉमन स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट बाय कंप्लीमेंट। अब मैंने कहा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, समझिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब का ऐसा कौन सा फेस है जिसके साथ हमेशा वर्ब फोर आता है। यानी कि वर्ब फोर की हम बात करें तो वर्ब के साथ क्या आता है बाबू, आईएनजी आता है। तो ध्यान से समझिएगा। तो तीन बातें, बी प्लस फॉर्म, यानी कि ध्यान रखना बी फॉर्म की बात हमने कहा। अब बी फॉर्म क्या क्या, ध्यान रखना। तो जैसे हम लोग बी, दूसरा है वाज और तीसरा है बीन, यानी कि बी के जगह पर आता है इज, एम, आर, ठीक है। वाज के जगह पर आता है वॉज एंड वर। और अगर हम लोग बीन के जगह पर बात करें, ध्यान रखिएगा, बीन के जगह पर बात करें तो ये ऑलरेडी जहां पर बीन लिखा हो उसके बाद हमेशा वर्ब फोर ही यूज होता है। एक चीज आप ये भी याद रखना, ठीक है।
क्यों ऐसा यूज होता है? क्योंकि ऐसे केसेस में ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा एस और एफ जुड़ा रहता है। एस एफ का मतलब क्या होता है? एस एफ का मतलब यहाँ पर हम वर्ड लिख देते हैं सीन्स और फोर, यानी कि जिस किसी वर्ड में सीन्स और फोर यानी कि टाइम का यूज किया जाए वहां पर हमेशा बीन के साथ क्या आता है? वर्ब फोर आता है। 3 केसेस आप यहाँ याद रखिए कि इज एम आर इसके साथ हमेशा वर्ब फोर लगता है। सिर्फ वर्ब फोर लगता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से रखना, और भी वर्ब्स लग सकते हैं, V3 लग सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं वर्ब फोर के बारे में। तो इज एम आर के साथ वर्ब फोर लग सकता है, वाज वर के साथ वर्ब फोर लगता है, और बीन के साथ हमेशा वर्ब फोर लगता है। लेकिन बीन के साथ जब वर्ब फोर लगता है तो उनके केसेस को याद रखिएगा कि बीन के पास वर्ब फोर तभी लगता है जिस केसेस में हम लोग क्या देखते हैं? एस एफ यानी कि सीन्स और फोर का यूज किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं वहां पर उसका यूजेस क्या होगा? तो उसका यूज होगा बिफोर के तौर पर। क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम ये कॉमन चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम उसके बारे में चलेंगे। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, ये कब यूज होगा, इनके साथ कब आईएनजी लगेगा, याद रखना, पहले समझिएगा। हम ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे टाइम के केस में हमारे पास टाइम हो, टाइम कौन सा हो? किसी एक खास पीरियड में, यानी कंटिन्यूटी को दिखाया जाए जहां पर ना, वहां पर हम लोग इसको यूज सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई एम और किसी ने लिख दिया प्ले, आप समझ जाइए थोड़ा सा, कहीं लिखा है आई एम प्ले, तो आप समझ जाना यहाँ पर कि एक दो चीजें आप खुद से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता होने की जरूरत नहीं है। कि सर इज एम आर जो है बेसिक वर्ब है, और बेसिक वर्ब जो है अपने साथ किस वर्ब को यूज करता है? बिफोर को यूज करता है। तो सर यहाँ पर बिफोर का यूज नहीं है, इसलिए गलत है, फिर आप उसके साथ लगा देना बेसिक वर्ब का। हम बात करते हैं इसी के साथ में दूसरा एग्जांपल देने का। अगर हम यहाँ पर वाज भी लगा देते हैं कि आई वाज प्ले, तब भी गलत हो जाता है, क्योंकि आई वाज प्ले भी नहीं लगेगा हमारा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये बेसिक वर्ब है, तब भी गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर कहीं पर सेंटेंस में लिख दिया जाता कि आई हैव बीन प्ले, तब भी गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि यहाँ पर बीन का फॉर्म है, और बीन के साथ भी हम प्ले का यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 3 सेंटेंसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आप समझिएगा। मैंने तीनों का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर पुट कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी आप सबको? चलिए, यहाँ तक का सब लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए, सब लोग ले लिए होंगे। अब बात आती है कि एक एक्सेप्शंस की इसमें, कि सर अगर वर्ब फोर का यूज होना, कि वर्ब फोर आपने यहाँ तक बता दिया, दैट वाज ऑल फाइन, कि हम लोग बेसिक वर्ब तो समझ गए सर कैसे हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अब बात आपने कहा एक पॉइंट का कि क्या सर वर्ब फोर का यूज जो है सिर्फ वर्ब के तौर पर हमने कह दिया, ये जो भी आपने यूज बताया दैट वाज वेरी फाइन, वी ऑल अंडरस्टूड दैट वन आल्सो, बट द रीजन इज दैट, तीसरा पॉइंट, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जाएंगे कि एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल कैसे करें। उससे पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा साउंड को ना म्यूट करके रखिएगा आप लोग, मुझे डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट का बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा। फिर हम इसे डिटेल में पूछेंगे, समझाएंगे, जब आपको किसी को एग्जाम्पल जानने हो, जब किसी को डाउट हो, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, मैं समझता हूँ ये आपका एक रिवीजन है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। लेकिन अभी हम एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले एक बार और मैं बता दूं कि वर्ब को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा रहेगा सेंटेंस कि आई प्लेइंग माई बेस्ट गेम ऑफ यू देयर, एक सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ रहेगा, थोड़ा समझिएगा। ये क्लास 10th के लिए नहीं है, बट हो सकता है आपको जानना चाहिए, ध्यान में रखिए। ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हो
ध्यान में रखिएगा। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक विशेष फ्रेज आपको देखने को मिले, ठीक, विशेष फ्रेज आपको देखने को मिले। तो आई के बाद क्या लिखा है, प्लेइंग माई बेस्ट गेम, यानी कि यहाँ एक कॉमा होगा और यहाँ एक कॉमा होगा। अब क्या होता है, जब कभी आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में अपियर होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस, खास करके जो हम लोग फ्रेज का नाम डालते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का यूज कभी कभी विदाउट कॉमा कर दिया जाता है, और जो बच्चे नहीं समझते हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप समझिएगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर को आप कॉमन तरीके से देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है इस स्ट्रक्चर में। हाँ, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ क्या किया गया है, एक बीच में ये फ्रेज का यूज कर दिया गया। ठीक है, आप देखिए कॉमनली ये सेंटेंस है, लेकिन यहाँ आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब का ये यूज किया हुआ है। हाँ, ध्यान रखना। हालांकि ऐसे सेंटेंसेस से आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं, इस पर हम विशेष बात करेंगे। ये एक सेंटेंस है, ये एक पार्टिसिपल्स और जेरंड का एक टाइप है, यानी कि जब हम ये दोनों पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। क्लियर हो गया। और इसकी क्लासेस एक तो शाम को भी चल रही है, उसमें भी हम इसको डिटेल में आज पढ़ाए हैं। हालांकि उसको हम ऑनलाइन नहीं किए थे कभी, तो मैं ऑनलाइन भी कर दूंगा ताकि जिनको प्रॉब्लम है वो समझ जाइएगा। और ये एकेडमिक्स में ये ऐसे कभी नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए एकेडमिक्स वाले बच्चे इनको सोचकर परेशान ना हो। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी बातें आते हैं हम लोग आगे में। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे अगर एडजेक्टिव का फॉर्म और ये जिरंड का फॉर्म आपको इस्तेमाल करना हो, तो ये सेंटेंसेस में वर्ब कैसे आएंगे, थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने एक नाम दिया यहाँ पर ना, एडजेक्टिव। ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी कहा एडजेक्टिव, और दूसरा मैंने कहा इसे जिरंड। हाँ, याद रखिएगा कि ये दो केसेस में जो वर्ब फोर है, इसका यूज कैसे होगा। यहाँ पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करेंगे, या फिर कभी कभी उनको समझ में नहीं आता है। तो अभी मैंने एक चीज कहा था थोड़ी देर पहले कि नाउन जो है ना, नाउन का फेस जो है वो जिरंड का फेस होता है। क्लियर है बाबू, ध्यान रखिएगा। और एडजेक्टिव जो है ना, ध्यान रखना, एडजेक्टिव उसका फेस हम लोग पार्टिसिपल का फेस। हाँ, अब ये दोनों ही चीजों को लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे कंफ्यूजन को झेलने पड़ते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने क्या कहा, नाउन और जिरंड एक है, समझना आप। दूसरा मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव और पार्टिसिपल, ये जो है तो एक है। हाँ, ध्यान रखना। अब इसमें एडजेक्टिव का मतलब और इसमें नाउन का मतलब मैं समझा देता हूँ, थोड़ा डिटेल्स में चलेंगे इसमें। तो जेरंड को मैंने अभी डिस्कस किया है ना, कि वर्ब का जो फ्रेजल फॉर्म है, जो डेरिवेटिव फॉर्म है, जो नाउन के तौर पर यूज किया जाए, वो जेरंड होते हैं। और उसी वर्ब का जो फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हो, यानी कि उसका दो चीज याद रखिएगा, एक फॉर्मेटिव पिक्चर जब वो बनाए, ध्यान रखना, जब वो फॉर्मेटिव तरीके से वर्ब फोर का यूज किया जाना हो, याद रखना। दूसरा, वो क्वालिटेटिव तरीके से जब उसको यूज किया जाना हो। ठीक है, तो ये दो फेसेस में जो है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पार्टिसिपल। जिनको बहुत दिक्कत होगा वो क्वेरी कर सकते हैं, मैं आता हूं पॉइंट पर। ठीक है, ध्यान रखना, आई सॉ अ रनिंग, आई सॉ देखिए एक सेंटेंस है, आई सॉ अ रनिंग काउ। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना कि ये जो सॉ है यानी कि V2 है, और इस V2 के बाद आपको दिख रहा है एक चीज, इसको समझने की कोशिश करिएगा ना, एकदम बेसिक पॉइंट से समझिएगा। जिनको दिक्कत है मैं डिटेल में बताता रहूंगा। ठीक है, सबसे मैंने क्या कहा कि अभी हम एक फेस पढ़ेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने एक फेस पढ़ा वर्ब टू का, और वो फेस क्या था, नाउन का फेस था। अभी हम क्या करेंगे, एक फेस पढ़ेंगे ठीक उसी वर्ब का, जिसका अब एक चेहरा नया क्या होगा, जो एडजेक्टिव के तौर पर होगा। अब आप सब लोग मुझे थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हो सकता है समझने में मुझे आसानी हो जाए अगर आप समझा दें तो। जैसे एक नाउन लिखा हुआ है, और नाउन के पहले यानी कि यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है,
तो क्या वो एडजेक्टिव होता है, या क्या वो एडवर्ब होता है, या वो क्या प्रोनाउन होता है, क्या होता है? ये तीन में से एक कोई चीज होता है जो नाउन के पहले प्लेस होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीन में से कोई एक हो सकता है, बताइए तो। एनीवन? किस नाउन से पहले प्लेस होता है, तो या तो हाँ एडजेक्टिव। चलिए समझिएगा थोड़ा सा, नाउन से पहले प्लेस हो तो एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। ध्यान रखना कि वो क्या होता है, एडजेक्टिव्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। अब इसको देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर काव लिखा हुआ है, यानी काव क्या है, एक नाउन है। अब नाउन के पहले ही ठीक देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रनिंग लिखा हुआ है। यानी कि नाउन के पहले जो है वो इसकी क्वालिटी को फॉर्म करने के लिए कि मैंने जो काव देखा वो काव कैसा था, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या थी, उसकी जो प्रेजेंट स्टेटस था वो क्या था। तो यहाँ कह रहा है मैंने जो काव को देखा ना, वो काव कैसी थी, वो काव दौड़ती हुई थी। मैंने कि वो जब मैंने उसको देखा तब वो दौड़ रही थी, मेरी नजर जब उस पर पड़ी तो दौड़ती हुई थी, मतलब एक काव जो थी वो दौड़ती हुई थी। ठीक है। अब इसी को देखिएगा, आई सॉ अ डेड काव। हो सकता है आप समझने की कोशिश करिएगा, आई सॉ अ डेड काव, तो यहाँ पर फिर से देखिए V2, लेकिन इसके बगल में देखिए तो उस नाउन को बताने का तरीका जो है, अब वो क्या हो गया, उसकी एक्टिविटी को डेड बताया जा रहा है। यानी कि जब ऐसे केसेस में इसका यूज हो तो आप समझ जाना कि वो क्या हो रहा है बाबू, वर्ब थ्री के तौर पर उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। तो यानी कि उसकी क्वालिटेटिव फॉर्म जो है, यानी कि फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल्स जो है, यानी कि फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स जो है, वो उसको समझने के लिए भी हम यहाँ पर वर्ब फोर का यूज करते हैं। क्लियर है? एक तो ये तरीका हो गया समझने का। यानी कि वर्ब फोर को यूज करने का एक ये भी पार्ट है। हाँ, एक पार्ट और है जहां पर हम लोग इसे यूज करते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। आप इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिए सब लोग? अब हम लोग इसके बाद एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, सब लोग इसको यूज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद के पॉइंट्स पे, और इसके पॉइंट्स हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे मैं उसको बताता हूँ। सब लोग स्क्रीनशॉट कर लिए बाबू? अब एक वर्ब फोर का और यूज है, हो सकता है वो आपके यूजेस में आ जाए, और आज के बाद आप लोग को ये नहीं कहेंगे कि सर ये वर्ब फोर कहाँ पर यूज होता है, उसमें हमको डाउट हो रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये कहाँ होता है यूज, समझना उसको। ये भी एक फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल्स में हम लोग जाएंगे, जेरेंड्स के फॉर्म में। ठीक, जैसे हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि आई सॉ हिम क्राइम। ध्यान रखना, उसी सेंटेंस को हम बना रहे हैं, बस उसका तरीका थोड़ा अलग हो गया है। हाँ, आप देखिए एक फॉर्म में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने इस चीज को दो चीजें बताया। मैंने उसे देखा, यानी कि यहाँ पर वर्ब टू है, और एक जो है एक और वर्ड यहाँ पर यूज किया हुआ, हालांकि ये वर्ब का फॉर्म नहीं है, बट चूंकि आपको समझना है कि अगर ऐसे केस में वर्ब का टाइप आ भी जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो समझिएगा कि आई सॉ हिम, और यहाँ पर क्या लिखा है, क्राइम लिखा हुआ है। दो चीजें याद रखना, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब यहाँ पर आए तो इस वर्ब का जो फेस होगा वो कैसा होगा। तो मैंने एक कहा था टू प्लस वर्ब वन, और एक कहा था वर्ब फोर, दो चीजें मैंने कहा था, तो समझिएगा थोड़ा सा इसको। सपोज इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन माई साउंड आई विल क्लियर इट अगेन, हाँ जस्ट डोंट वरी। तो कल हमने कहा था कि एक वर्ब के बगल में अगर दूसरा वर्ब आना हो तो हमने कहा था दो वर्ब आते हैं, टू प्लस वर्ब वन, और एक कहा था मैंने वर्ब फोर। और हम ये भी कहते हैं कि टू प्लस वर्ब वन अगर जल्दी लिखा हो तो कि कौन सा टाइम को इंडिकेट करता है, वो टाइम रहता है कौन सा, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। और वर्ब फोर करता है तो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, ध्यान में रखना। ये दो चीजें मैंने कहा था, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आई फॉरबेड माई ब्रदर
टू स्मोक, और एक मैंने कहा था स्मोकिंग। मैंने दो चीजें सिखाया था कि आई फॉरबेड माई ब्रदर, और एक में लिखा था टू स्मोक और दूसरा में लिखा था स्मोकिंग। तो जहां मैंने लिखा था टू स्मोक, इसका मैंने कहा था कि जो मेरा भाई है उसको मैंने ये समझाया कि तुम फ्यूचर में कभी जो है वो सिगरेट मत पीना। और एक जगह मैंने कहा कि आई फॉरबेड माई ब्रदर स्मोकिंग, इसका मतलब कि मेरा भाई स्मोक कर रहा था तो मैंने उसको मना किया कि भाई ये गलत चीज है, तुम इसे मत करना। ये दोनों चीजें मैंने बताया था आपको पहले ही। तो एक टू स्मोक अगर हो तो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है, और स्मोकिंग हो तो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। यानी कि जब हम ऐसे सेंटेंसेस करते हैं कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, कैसा देखा, और रोता हुआ। देखिए तो यहाँ पर क्राइंग है। अब ये दोनों में से कौन सा टाइम को इंडिकेट कर रहा है? कह रहा है कि मैंने उसको जब देखा तो वो क्या कर रहा था, रो रहा था। अब आप खुद से समझ जाइएगा जब ऐसे सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आएंगे कि सर एक सेंटेंस हमारे एग्जाम में आया कि फाउंड आई फाउंड माई टॉय। ध्यान में रखना, यहाँ पर भरना रहेगा। आपको एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आई फाउंड माई टॉय, और यहाँ पर लिखा रहेगा ब्रोकन, ऑप्शन में लिखा रहेगा ब्रोकन, और एक ऑप्शन में लिखा रहेगा ब्रेकिंग, और एक ऑप्शन में लिखा रहेगा टू ब्रेक। ठीक है, तीन ऑप्शंस में मैंने, चलिए तो ये तीन ऑप्शन है, आई फाउंड माई टॉय, ब्रोकन, ब्रेकिंग और टू ब्रेक। कौन सा ऑप्शन आएगा? चलिए मैं सबका चैट देख रहा हूँ, सबके मैसेजेस देख रहा हूँ, जल्दी से भेजिए तो राइट आंसर मेरे पास आना चाहिए फास्ट। आते हैं ऑप्शंस पे, राइट ऑप्शंस पे। देखिए एक ने लिखा है, ओके लेट्स सी, हाँ ओके, एक ने लिखा है ब्रोकन, एक ने लिखा है ब्रेकिंग, एक ने लिखा है टू ब्रेक, राइट, थ्री ऑप्शंस डू वी हैव। अब एक चीज समझिएगा, मैंने यहाँ दो चीजें क्लियर कर दिया है कि जहाँ आई एन जी है मतलब प्रेजेंट समय में मैंने अपने सामने होते हुए देखा। कह रहा है कि मैं आई फाउंड माई टॉय ब्रेकिंग, मैंने अपने सामने में खिलौने को टूटते हुए देखा। ये तो भाई है नहीं। हो सकता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है। ये कह रहा है मैंने फ्यूचर में अपने टॉय को टूटते हुए देखा, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने अपने खिलौने को क्या किया, यहाँ पर पाया। देखो यहाँ पर मैंने खिलौने को कैसा पाया, तो खिलौने को टूटता हुआ पाया या टूटा हुआ पाया? टूट चुका था तब हम देखे टूटा हुआ पाया, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। तो जब भी हम टाइम एंड एक्शंस की बात करेंगे तो हमारे ऐसे सेंटेंसेस करेक्ट हो जाएंगे। यानी भर फोर से होने वाले जो डाउट्स थे, भर फोर कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे कैसे वर्ड्स में आईएनजी का यूज होगा, ये सब पर आज हमने बात की है। अगर आप में से किसी को उससे डाउट है, आप जल्दी से फटाफट पूछिए, क्योंकि आज की क्लासेस में बहुत देर नहीं ले पाऊंगा। मुझे आई फ्लू का शिकायत हो गया थोड़ा, मैं भी बहुत मुश्किल से चश्मा खोल करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप जल्दी से बताइए, आज के क्लासेस में किसी को प्रॉब्लम हुए? जल्दी से जल्दी हम लोग बात करते हैं। एनीवन? गुड, वेरी गुड। देखिए हम लोगों को क्या है ना कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप बेहिचक मुझे बताएं, मैं उसे क्लियर। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के क्लासेस में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए सभी लोग इसको डिस्कस करने के लिए सब लोग इसको क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, होप सो आप सबने ले लिया होगा। और किसी को विशेष तरह से कुछ बातें करनी है तो आप मेरे ऑनलाइन से आप मुझे मैसेज से चैट करिए, फिर मैं आपसे वहाँ पर बात करूँगा। जो लोग ग्रुप में हैं ऑलरेडी ग्रुप से चैट कर लेंगे, जो आउट ऑफ ग्रुप है हम लोग वहाँ से बात करेंगे। आज बच्चों का प्रेजेंस भी बहुत कम है क्योंकि मैं 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।